ये कल हमने किया था, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि एक रिटर्न कैसे फाइल होनी चाहिए, उस रिटर्न में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उस रिटर्न्स के साथ कौन कौन सी जो जरूरी आपके रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने चाहिए। अच्छा, ये ना उसका फॉलो अप लेक्चर है, उसका फॉलो अप लेक्चर है। जैसे कल ये बात नहीं हो सकी कि एक रिकॉर्ड में क्या रखना चाहिए, सप्लायर के हवाले से, कस्टमर के हवाले से और इंपोर्ट के हवाले से और इनवॉइसेस के हवाले से, इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह बात नहीं हुई थी। तो आज हम इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन बात करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि नोट्स मुख्तसर शक्ल में है, तफसीली शक्ल में नहीं बनाए और काम आए। तफसीली वाले आपके काम नहीं आएंगे, ये ज्यादा काम है। जैसे मैंने पहली स्लाइड रखी है, रिकॉर्ड कौन सा रखना है। ए रजिस्टर्ड पर्सन शुड मेंटेन फॉलोइंग, कौन कौन सा रिकॉर्ड देखिए, सप्लाईज का, परचेज का और इंपोर्ट का। पहले चले सप्लाईज में क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन, सामान की डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई डॉक्यूमेंट होता है, अक्सर ऑर्डर में लिखा होता है, परचेज ऑर्डर में। देन क्वांटिटी, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ गुड्स इनवॉइस से मेंशन हो जाएगी। एंड देन नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन यू सप्लाईज, और फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स, इसमें कितना टैक्स है, ठीक है, चार्ज ऑन सप्लाई। अच्छा, इसको उससे कंपेयर करें किसके हवाले से, परचेज से, तो आपको लगता नहीं कि ये चीजें सेम है? फर्क क्या आया, ये सप्लाई और ये क्या परचेज, और ये सप्लाई और ये क्या परचेज, क्या हाल है? तो वो सप्लाई है और ये परचेज लिखा हुआ, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। वही चीज है, डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड्स चाहिए, नेम एंड एड्रेस चाहिए। सिमिलरली यहां पे देखिए, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, नेम एंड एड्रेस, तो तीनों में एक ही चीज चाहिए। फर्क क्या पड़ेगा, जहां सप्लाई है वहां परचेज आ गया, अब वहां क्या आ गया, जहां पर सप्लाई थी परचेज, यहां पे क्या आ गया, इंपोर्ट के। उसके ऊपर इंपोर्ट में कितना टैक्स चार्ज हुआ है, उसकी वैल्यू इंपोर्ट की कितनी है, इसका परचेज पे कितना टैक्स चार्ज हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, और सप्लाई पे कितना टैक्स चार्ज हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है। नेम एंड एड्रेस आया, हर एक का रखना है आपने, क्लियर जी। सो दिस इज व्हाट द रिकॉर्ड यू मेंटेन। एंड नाउ कुछ और चीजें, मिसाल के तौर पे रिकॉर्ड ऑफ जीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाईज। आप तो कि यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे हो तो गया जब आपने सप्लाई की बात की है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको बताया गया कि रिकॉर्ड इकट्ठा ना कर देना, एक्सेबल और जीरो रेट का, जीरो रेट का और एग्जाम का रिकॉर्ड उससे अलग रखना, फाइल ही अलग बनानी, उसकी बॉक्स फाइल ही अलग होगी। डबल एंट्री वाला सिस्टम होना चाहिए कि सिंगल एंट्री वाला, कौन सा आप कौन सा सिस्टम पढ़ते हो, तो डबल एंट्री वाला। ये नहीं कि आपने जी हमने पता क्या किया, हमने अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ, हमारा बंदा एमएससी इकोनॉमिक्स है, उसको एक साइड की एंट्री आती है, वो कहते हैं एक साइड बैलेंस तो होगी करोगे, ठीक है, तो अपनी मर्जी नहीं चलानी। अच्छा क्या है, उसके अलावा क्या है जी, फॉलोइंग फर्दर रिकॉर्ड होने चाहिए। ये क्रेडिट नोट एक्चुअल पड़ा होना चाहिए, नहीं एक्चुअल तो नहीं पड़ा होना चाहिए, वो तो जाहिर दे दिया या ले लिया, उसकी क्या होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। डेबिट नोट की कॉपी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए हैं, याद है ना, एक होता है डिबेंचर, सॉरी एक होता है क्रॉस चेक और एक होता है ट्रैवलर्स चेक, बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं बैंकिंग के। पे ऑर्डर, तो आपको बैंकिंग स्टेटमेंट भी रखनी है और बैंक के सारे इंस्ट्रूमेंट का हिसाब रखना, जो जो भी इशू है ये आपको मिले। अच्छा जी, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि टैक्स लेना, इन्वेंट्री का हिसाब होना चाहिए। और फिर आपको पता है एक्सपायर्ड चीजें हम जाया भी करते हैं। आगे यूटिलिटी बिल्स होने चाहिए और सैलरी एंड पेरोल्स एंड लेबर बिल्स ये भी होने चाहिए। अच्छा, कोई रेंटल एग्रीमेंट किया हुआ, क्या हाल है, जहां माल पड़ता है, गोदाम वगैरह सारे अपने थोड़ी होते हैं, किराए पे भी तो गोदाम लिए जाते हैं, तो वो भी तो होना चाहिए। सेल एंड परचेज एग्रीमेंट कोई
कोई लैंड के, कोई मशीन के, कोई रोलर के, कोई ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है जी? शाबाश, लिफ्टर, लिफ्टर के। तो हो सकता है कोई लिफ्टर का परचेज एग्रीमेंट हुआ, वो भी होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट अगर कोई हुआ होगा। अच्छा जी, रिकॉर्ड होना चाहिए रिलेटिंग टू गेट पासेस, कौन आता है और कौन जाता है, हु इज इन एंड हु इज गोइंग आउट, क्या लेके आ रहा है, क्या लेके जा रहा है, कितने बजे आया, कितने बजे गया, पूरा हिसाब होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं। हंस रहा है बड़े आराम से। इनवर्ड आउटवर्ड ट्रांसफर। अच्छा, सच अदर रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड पे वो रिकॉर्ड रखने के लिए कहे तो हम वो भी रख लेंगे। वो कह जी के जो आ रहे हैं बंदे उनकी तस्वीर भी रखा करें तो रख लेंगे भाई, तस्वीरें भी रख लेंगे, क्या ख्याल है? वो कह जी कैमरे के अंदर तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना जी। और जब आप सीए कर लेंगे तो आप भी ऐसे हो जाएंगे? नहीं, तब तक तो ऐसे हो जाएंगे और उसके बाद आपसे कुछ होगा नहीं तो आप ऑडिट ही करेंगे। और कुछ हो नहीं सकेगा। सारी बात है, आप दर्द नहीं काट सकते, आप ये मसलों में इतनी ताकत रहती है तो आप ऑडिट किया करेंगे। बराबर एनीवे वापस आते हैं पॉइंट पे। प्रोवाइडेड दैट पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शैल कीप सच रिकॉर्ड एज कास्ट। जैसा कहा गया वैसे रिकॉर्ड रखो। किस चीज का? कौन से टैक्स का? रिटेल टैक्स का। अच्छा, नीड टू डिक्लेयर एंड यूज ओनली एज मेनी नंबर ऑफ बैंक अकाउंट जितने तुम्हारे हैं जिसमें तुम पेमेंटें रिसीव करते हो और दूसरों को अदायगियां करते हो, उन सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मतलब इस स्लाइड के ऊपर एक बात हुई है, रिटेल टैक्स का हिसाब रखो और अपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर करो जिनसे पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। उसके बाद बिजनेस रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन इंग्लिश और उर्दू। मतलब जाहिर इंग्लिश और उर्दू इसलिए कि बात वाली फोटोकॉपीज वगैरह इस तरह की चीजें जो करते हैं इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो वो उर्दू में लिख देते हैं, तो उर्दू में कीप ऑन कर लो। ठीक है जी। एंड बोर्ड में आस्क फॉर एनी अदर रिकॉर्ड टू कीप। बोर्ड कह सकता है कि कोई और रिकॉर्ड भी। अब हो सकता है कि ये पॉइंट नीचे लेना पड़ा हो और सर ने क्या किया हो, यार ये मिलते जुलते पॉइंट है, दोनों को एक जगह इकट्ठा कर देता हूं ताकि डिटेल मुख्तसर हो जाए। इस तरह करके इसको मुख्तसर किया गया। कुछ बातों के अंदर बार बार लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन, जाहिर है रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है तो इसलिए उसको जरा सेट असाइड किया गया। बोर्ड में आस्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। तो बोर्ड ये देखिए कौन सा रजिस्टर है, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की बात कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का मतलब ये नहीं कि वो बाजार से मिलता है जिसके बाद रजिस्टर लेने जाते हैं, यार ये तो है कॉपी वाला रजिस्टर, तो उनका जरा इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर भी एक दे दो। एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको जहां मर्जी आप इंस्टॉल कर लें। तो उसने कहा इंस्टॉल किया हुआ है? टैब पे। तो उसको आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। जैसे आजकल आप खाना खाने जाते हैं बड़े होटल्स में तो क्या होता है, वो कॉपी पेंसिल नहीं लेके आता, वो टैब लेके आता है। आपने गौर किया होगा। उसका क्या फायदा होता है, वो जब टैब से ऑन करता है तो जो सही होटल है वो बात से रंगबाजी के लिए आ जाते हैं। जो सही वाले होटल है वहां क्या होता है, वो जब टिक करता है तो उधर एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ किचन में, वहां पे ऑर्डर होके टेबल नंबर भी आ जाता है, नंबर ऑफ हेड्स भी आ जाते हैं और उसका ऑर्डर ऊपर आ जाता है। वो फिर जो वहां पे किचन इंचार्ज होता है वो आगे ऑर्डर को ट्रांसफर कर देता है। प्लीज क्या कर रहा है, कढ़ाई बना रहा हूं बेटा, एक मटन कढ़ाई रख दे बेटे, तू नान लगा दे, ये कर दे वो कर दे, वो वहीं से ऑर्डर कर देता है और आपका ऑर्डर टाइम पे ट्रीट हो जाता है ना बच्चों। इस तरह से होता है। तो वो भी आपसे कह सकता है कि डिजिटल। अब ये डिजिटल होने का फायदा क्या होगा, इसके अंदर उन्हें खुद आके रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ये उन्हें फायदा। हाँ बताओ, उन्होंने ये भी बात कही है कि इफ अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2017 ऑडिट इज एसेंशियल फॉर द कंपनीज। ये मैंने ऑडिटर लगाया, लेंस से नहीं देखना निजाम पूरे, तो ऑडिट रिक्वायर्ड हो सकता है। अगर ऑडिट अगर आपके लिए अकॉर्डिंग टू लॉ एसेंशियल है तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वाली अकाउंटिंग स्टेटमेंट वो वाली कौन सी क्यों ले जिसके ऊपर ऑडिटर के साइन नहीं है। तो जब अच्छी वाली स्टेटमेंट है वैलिडेटेड तो हम वैलिडेटेड क्यों ना मांगे। तो उन्होंने क्या किया, shall be required to submit a copy of annual audit accounts along with certificate by the
ऑडिटर्स एंड सर्टिफाइंग द पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स, के वो फिर उनसे ले लेते हैं जो सिग्नेचर करके हमें कंफर्म करते हैं कि हाँ जी वाकई यही लेना है और यही देना है। तो जब थर्ड पार्टी आ गई तो कुछ वैलिडिटी बढ़ी ही ना, तो लिहाजा फिर हम वो मांगेंगे आपसे। क्लियर हो गई जी बात? तो ये हो गया। अब देखिए यहां तक आने तक अगर आप देखें ना, तो मैंने रिकॉर्ड के हवाले से क्या बात की, डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए, क्वांटिटी पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, तीन चीजों में, परचेज, सप्लायर, इंपोर्ट। उसके बाद मैंने बात की कि आपस क्रेडिट नोट पड़े होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, यूटिलिटी बिल्स, पेरोल्स, ठीक है जी, लीज एग्रीमेंट, बाकी रेंटल एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इस स्लाइड के ऊपर मैंने जो बात की है वो ज्यादातर किन चीजों के ऊपर है, रिटेल टैक्स पे बात है और बैंकिंग अकाउंट के डिक्लेरेशन है, कोई और रिकॉर्ड रखने के लिए, और बात की गई आपके साथ डिजिटल, कौन सा, डिजिटल कैश रजिस्टर आपसे मांगा है कि ये होना चाहिए अगर बोर्ड कह रहे। अच्छा, अब आगे बात किसकी, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसेस, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसेस की। तो इनवॉइसेस के लिए कहता है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई शैल इशू सीरियल नंबर टैक्स इनवॉइस। सीरियल नंबर का मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए कि मेरी जो इनवॉइसेस की कापियां वो कितनी छपी हैं। 100 की अगर कापी है तो 500 तक का मेरा सीरियल नंबर है, तो मुझे फौरी तौर पर कोई बंदा ला के दे 2500 नंबर लगाओ, फौरन कहूंगा ये मेरी इनवॉइस से है ही नहीं, मेरा तो अभी जो ऑफिशियल सीरियल नंबर है 500 से ऊपर गया ही नहीं, इसलिए सीरियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और वो सीरियल नंबर पीछे बैकअप रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। ठीक है जी, तो कहता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेमली, तो इसके अंदर ये वाले पर्टिकुलर्स होने चाहिए। कहता है इन केस ऑफ सप्लाईज क्या लिखा होना चाहिए, नेम, एड्रेस, रजिस्टर, और कस्टमर के हवाले से क्या, नेम, एड्रेस, रजिस्टर, इसका मतलब आप दरमियान में हैं। अगर आप किसी से माल ले रहे हैं तो वो आपका क्या है, सप्लायर, तो सप्लायर का ये एड्रेस, नेम वगैरह हर चीज होनी चाहिए। और अगर आप दरमियान में कस्टमर है तो कस्टमर के लिए भी वही चीजें हैं, नेम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट इसलिए कि वो हमारे से पैसे लेता है, कौन से पैसे लेता है। अच्छा ठीक है, नहीं गलत नहीं कर गया मैं, कैसे बोल गया, रेसिपिएंट कैसे आ जाएगा, चलो डिस्कस करो फिर इसको कि सप्लाई और सप्लायर का भी होना चाहिए और कस्टमर का भी, रिसीव का। अब देखिए वो रेसिपिएंट है हमारी गुड्स का, पैसे तो हमें दे रहा है ना, हम रेसिपिएंट है, गुड्स रिसीव करना, ये बात। अच्छा अब आगे बात कौन सी, एनआईसी और एनटीएन किसके लिए, अनरजिस्टर्ड के साथ अगर बेचना पड़ गया, यानी आप माल बेच रहे हैं, कस्टमर आया, याद है वो एक पूछो वाला कस्टमर आ गया था जिसको हमने क्या कहा था, लोफर इंटरनेशनल का नुमाइंदा था, और उसका अपना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, तो कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था लेकिन उसको कोई ना कोई एनआईसी तो मिला होगा ना, ठीक है ना, और हो सकता है बिजनेस का एनटीएन लिया और सेल्स टैक्स का नाम दिया रजिस्ट्रेशन, लेकिन एनटीएन हो तो वो ले ले। लेकिन इसमें ना कुछ लोग शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग स्मॉल रिटेलर, छोटे रिटेलर शामिल नहीं है। छोटे रिटेलर कौन से वाले, पहले उर्दू पढ़ लेते हैं। अगर फरोख्त की मालियत कितनी हो, ये कल भी बात हुई थी, 1 लाख से कम, तो क्या होगा, तो छोटे ग्रोसर को इससे खारिज किया जा सकता है कि जिसकी मंथली सेल 1 लाख से कम है तो वो छोटा ग्रोसर है, तो ये इससे खारिज है, इसके लिए नहीं है। लेकिन बाकियों के लिए ये रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो कहता है कि एज द केस मे बी एक्सक्लूडिंग द सप्लाईज मेड बाय रिटेलर retailer where the transaction value inclusive of sales tax does not exceed 100,000 if the sale is being made to a जनरल कंज्यूमर। जनरल कंज्यूमर से मुराद है वो बंदा जो चिप्स का पैकेट लेके जाता है, चाय की पत्ती लेके जाता है, उसमें खर्च कर देता है, आगे नहीं बेचता, वो कौन सा कंज्यूमर है, जनरल कंज्यूमर, और वैल्यू कितनी कम है, 100,000 से कम, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स शामिल है। क्लियर बच्चों, तो मैंने उर्दू में क्या लिख दिया, उर्दू से लिखी है मैंने,
अगर स्टॉक की मालियत 1 लाख है, 1 लाख से कम लिखनी चाहिए थी वैसे, है ना, 1 लाख या इससे कम है तो छोटे ग्रोसर को इससे खारिज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। इनवाइस किस डेट को इशू हुई है उसकी डेट होनी चाहिए। देखिए ना डेट लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, लिखी हुई है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो देखिए डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, देखिए ये क्या लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं कि इधर पैसे लिखे, उधर टोटल मारा और इधर डैश 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 नहीं लिखे। ये कार्बोरेटर है, ये जनरेटर है, क्या चीज है ये, तो मस्ट राइट द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए। क्या हाल है, तो क्वांटिटी भी मेंशन है, देखिए यहाँ क्वांटिटी है, ये देखिए क्वांटिटी भी है, ये भी होनी चाहिए। और इसके साथ मैंने इसलिए इनवाइस लगा ली थी कि आप जब इनवाइस देखें तो वैसे आपको शायद याद आए ना आए, लेकिन इनवाइस देख के आपको याद आ जाएगा कि इसमें डेट होनी चाहिए, ठीक है, इनवाइस का नंबर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, आप सब बच्चे जानते हैं कि जब हम बेचते हैं 20 आइटम वो वाली जो थर्ड स्केड्यूल में, तो उसमें सेल्स टैक्स जो होता है वो रिटेल प्राइस के साथ होता है और हम उसको मार्केट प्राइस कह देते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा जो चीजें होती हैं उसके अंदर क्या होता है, कीमत डिस्कस की जाती है और टैक्स उसके बाद ऐड किया जाता है। तो वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, जैसे वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, ये जब हम खरीदने जाते हैं तो इसके डब्बे में ये नहीं लिखा होता कि जी ये 45,000 का रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर जनाब 40,000 इसकी कीमत है और ये 15% इसका सेल्स टैक्स है, बल्कि उसके ऊपर फैक्ट्री प्राइस लिखी होती है जो उसकी क्या होती है, वैल्यू, और उस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा के इनवॉइस बना के आपसे ये जो है आपके आगे बेचा जाता है। तो ये तो आपको याद है कि ये बात भी हो चुकी है कि जो वो वाली 20 आइटम्स है उस पर डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, और अगर दिया गया तो वो आपका जाती मसला है, वो अपने प्रॉफिट में से आप देंगे। और ये वाली जो चीजें हैं इसमें अंडरस्टूड है कि अगर आप इनवॉइस पे लिख देंगे मैंने इतना डिस्काउंट दिया है तो हुकूमत कबूल और एफबीआई कबूल कर लेगी, ये बातें हो चुकी है। अच्छा बच्चों, अमाउंट ऑफ सेल्स, तो देखिए इसके बाद अमाउंट ऑफ सेल लिखी हुई है, ये देखिए क्या लिखा हुआ, टोटल सेल्स, इसको टोटल सेल्स होनी चाहिए। अच्छा जी, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो ये देखिए ये यहाँ पे जाके सब टोटल बना हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है वैट, जरा ये मैं मिटाता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये जो पाकिस्तान का नहीं तो 4% है, देखिए वैल्यू एडेड टैक्स लिखा हुआ, कब लिखा हुआ है, वो कीमत के बाद, देखिए ये सब टोटल के बाद डिस्काउंट देने के बाद, है ना जी, लिखा हुआ है इसके ऊपर, सही है, समझ आ रही बात की, मैंने इसलिए इसको यहाँ पेश कर दिया था, मैंने कहा ये देख के बच्चों को याद आ जाएगी सारी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इसके ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि इसको अगर याद करना होना तो ये वाली जो मैं आपको स्लाइड भेजूंगा ना, इसकी ये वाली इनवाइस जरा चोरी कर लेना और चोरी करके इसको ही देख लेना, बस ये चीजें होनी चाहिए, तो ये आपको याद हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आप यकीन करें और किसी टीचर ने ऐसे नहीं किया, मैंने चेक चुक कर दिया फॉर्म, मैंने कहा इससे हटके कुछ करना चाहिए। अच्छा बच्चों, आगे क्या है, खबरदार, ये खबरदार किताब में लिखा था, नहीं, ये साफ नजर आ रहा है कि सर की कारीगरी है। खबरदार का लफ्ज लिखा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। खबरदार ओनली रजिस्टर्ड पर्सन, खबरदार सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ये काम कर सकता है, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ये वाले काम कर सकता है ना। जैसे वो आप शादी पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि गवाह चाहिए होगा, खबरदार सिर्फ वो आ सकते हैं जिसके पास CNIC, दूसरा बंदा गवाह नहीं बन सकता। इसी तरह यहाँ पे खबरदार सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसके पास क्या है, वो क्या कर सकता है, पेइंग रिटेल टैक्स शैल इशू एन इनवॉइस, वो इनवॉइस इशू ही वो कर सकता है जो दैट यानी प्रिंटिंग इनवॉइस हो ही रहेगा, दूसरे को जरूरत नहीं कि सीरियल नंबर लगा के तो अपनी इनवॉइस प्रिंट करा ले, वो कच्ची पक्की रिसीवर बनाता रहे बेशक। क्या हाल है,
अच्छा, उसके बाद क्या है, कैन इश्यू सेल्स टैक्स इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं। ये कौन सी वाली है, हाथ से बनी है, इलेक्ट्रॉनिकली बनी हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिकली वाली। अच्छा, इफ CNIC ऑफ द परचेजर इज इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट निकला है तो जाहिर है वो खरीदने आया, मैंने इनवॉइस ली, मैंने उससे आईडी कार्ड का नंबर पूछा, उसने मुझे बता दिया, मैंने पुट कर दिया, मुझे क्या पता जैली है, या उससे गलती हो गई, वो अपना नहीं लिखवाना, किसी और का लिखवाना है, गलती से गलत लिखवा गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आप पे कोई पेनल्टी नहीं है कि वो बेच रहे हैं ना आप चीजें, हो गया नंबर गुड फेथ में। नो मोर देन वन इनवॉइस कैन बी इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाई। तो क्या एक दफा सप्लाई करने पे 2 इनवॉइसेस हो सकती हैं, इस पे कल बड़ी बात हुई थी आपसे। अच्छा, द बोर्ड में स्पेसिफाई मॉडिफाई इनवॉइसेस फॉर डिफरेंट पर्संस, वो डिफरेंट पर्संस की जो वो इनवॉइसेस है चाहे तो उसे मॉडिफाई करवा सकता है। अब आप सोचेंगे सर क्या करवा सकता है, मतलब एक तुक्का लगा लेते हैं या एक बात को समझ लेते हैं कि अगर किसी पे शक हो तो वो चेंज ये करवा सकता है कि आपका सीरियल नंबर जो है ना यहां नहीं होना चाहिए, यहां पे बड़ा सा होना चाहिए, कि आपका सीरियल नंबर बहुत छोटा है, ये तो वादे नहीं हो रहा, ठीक है, और डेट दाई तरफ होनी चाहिए, तो वो करवा सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरे को, या एक बंदे को कह सकते हैं कि आपकी इनवॉइस इस शक्ल की नहीं होनी चाहिए, आपकी इनवॉइस इस शक्ल की होनी चाहिए। लेदर बेचना और काम है, पाइप बेचना और काम है, सरिया बेचना और काम है, क्योंकि पाइप बिकता है लेंथ के हिसाब से और सरिया बिकता है वेट के एतबार से, और लेदर के बेचने का तरीकाकार कुछ और है, तो इसलिए इनवॉइस को अमेंड करवाया जा सकता है। उन्हें नजर आ रहा है कि इनवॉइस डिपिक्ट नहीं कर रही सही चीजों को, तो वो कह सकते हैं कि आपको इस तरह डील करना चाहिए। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब बच्चों एक चीज है, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट फॉर द 6 ईयर, 6 साल बाद तुम रिकॉर्ड को जाया कर सकते हो, हम नहीं पूछेंगे। तो अगर फर्ज करें आज 2020 है, पिछले दफा का आ गया ना स्लाइड, या समझ लीजिए कि मैंने इस तरह लिखा होगा, ये साल सेट नहीं हुआ, चले कोई 2020 समझ ले आ गया, तो आप कौन सा डेटा वेस्ट कर सकते हैं, 2014 का, यानी 6 साल पिछला डेटा जाया हो सकता है। लेकिन आज 2020 को 2015 का डेटा वेस्ट कर सकते हैं आप? नहीं, अभी उसके 6 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन 21 चलेगा तो 15 वाला वेस्ट हो जाएगा, और 22 का टैक्स ईयर आएगा तो 16 वाला भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, वो ट्रांजैक्शन जो इन सालों में हुई है लेकिन उनके रूट्स क्या, उनके रूट्स पीछे जाके मिलते हैं, डाटा वेस्ट करते हुए ख्याल रखना है कि जो डील हुई है 2016 में, लेकिन उसकी निगोशिएशन शुरू हो गई थी कब, 2014 में। तो अगर आपने ऑर्डर 2014 में भेजा था, डिस्क्रिप्शन तब गई थी, माल डिलीवर होने में जर्मनी में प्लांट आते आते 2016 हो गया, तो आप FBR को ये नहीं कहेंगे कि मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो 14 में ऑर्डर किया था, तो 6 साल गुजर गए, वो रिकॉर्ड नहीं। वो कहता है कि जिन डील की रूट्स वहां जाके मिलती हैं उनके कागज तो फिर ये वाला डॉक्यूमेंट रख लेना, बाकी जला देना। यानी सब मतलब वेस्ट करते वक्त थोड़ी अक्लमंदी से काम लेना है कि वो आ सके 6 साल से पिछला डाटा जाया कर देना। आपके मेरी डिग्री कितनी पुरानी है, 8 साल हुए हैं, इसको भी रख के आग लगा, और जब कहीं अप्लाई करें देखें ये रूल है 6 साल पुराना डेटा आप नहीं मान सकते। अब आप बिलीव कर ले मेरा GPA 4, क्या हाल? तो ये नहीं, जिन चीजों के रूट जाके पीछे मिलते हैं और आगे उन्होंने रेफरेंस आना है वो बचा लेना, बाकी चला देना। क्लियर जी? तो कहता है इफ अ पर्सन शेल रिटेन द रिकॉर्ड द डॉक्यूमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड to which such record or documents related are till final decision in any proceeding including proceeding for assessment, appeal, revision, reference। के 6 साल पुराना डाटा जाया कर देना हम नहीं पूछेंगे, लेकिन जिनकी अपील चल रही है, जो प्रोसीडिंग में है, जिनकी रिवीजन होनी है,
या कोई पिटीशन में है वो डाटा जाया ना करना प्रीसीडिंग बिफोर एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, कि जब तक तुम्हारे वो मसले हल ना हो जाए, वो डील ना हो जाए, वो फैसला ना आ जाए, तब तक उन्हें जाया ना करना, चूंकि उन डील के रूट्स पीछे पड़े हुए हैं और उनका हवाला तुम्हें देना पड़ेगा। क्लियर जी? नो प्रॉब्लम। तो ये इसलिए कह दिया क्योंकि बंदे खड़े हो जाते हैं और आगे कहते हैं 6 साल पुराना डाटा मांग रहे हो तो सीधे नहीं देना, और नहीं भाई ऐसा नहीं है, पुराना डाटा रखना पड़ेगा। अच्छा जी, एक्सेस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट। अब जाहिर बात है इंसान का दिल तो नहीं चाहता कि ये चिट्टे वाले कागज चलो खोल लो, लेकिन पीले वाले को खोले, क्या हाल है? क्योंकि पीले वाले कागज जब खोलेगा तो उसके अंदर कौन है फूल निकल आने, नहीं बच्चों, पुराने खाते निकल आने, ये वजह नहीं, ये वजह नहीं, वो पर्सनल बात है। हम बिजनेस रिकॉर्ड की बात करें तो बिजनेस रिकॉर्ड के हवाले से चिट्टे वाले भी खुल सकते हैं और पीले वाले भी खुल सकते हैं। तो उसने साफ कहा कि पर्सन हु मेंटेन एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट शैल प्रोड्यूस सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन व्हेन रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर। जब डाटा मांगेगा तो तुम्हें वो ढूंढ के वो वाला इनवॉइस ढूंढ के लाना पड़ेगा, चाहे वो पीला हो जाए चाहे वो नीला हो। अच्छा, वेयर सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अगर तुमने ये किसपे सेव किया है? कंप्यूटर पे। टू एक्सेस सच डाटा ऑथोराइजेशन आर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू shall authorize by the commissioner and the use of any computer on which such data is stored। तो वो वाला डाटा जो है ऑफिसर इंग्लैंड आगे यूज कर सकता है आपकी इजाजत के बगैर। उसको इजाजत किसकी चाहिए? कमिश्नर की। तो आगे कह सकता है कि चलो भाई मिस्टर नवीन उठो यहाँ से, या मिस्टर सलीम उठो यहाँ से, ये कंप्यूटर मैं बैठूंगा, पासवर्ड बताओ जल्दी से। तो पासवर्ड बताएगा तो वो रिकॉर्ड खुद भी चेक कर सकता है। क्लियर जी? अच्छा, देन AIR यानी ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर मे कंडक्ट ऑडिट वंस इन अ ईयर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑब्टेन। जो भी रिकॉर्ड ऑब्टेन होगा वो एक दफा आगे ऑडिट कर सकता है। ऑडिट का मतलब ये ना सारे कागज चेक करेगा, सैंपल बेस पे कोई कागज चेक कर सकता है। द कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली। ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। क्या करेगा? कैमरा ऑन कर लेगा, कैमरा ऑन करके वीडियो लिंक के ऊपर आपसे बात करेगा, हाँ जी बशीर साहब ये फलाना इनवाइस जरा कैमरे के आगे करें। आप कैमरे के आगे करेंगे, ठीक है जी, वो देख लेंगे। तो वो कहते हैं जाने के हम वहीं बैठे बैठे कैमरे से भी चीजें देख सकते हैं। अब तो आसानी हो गई है ना, तो क्या जरूरत है इतनी ट्रांसपोर्ट कास्ट बेयर करने की? वहीं बैठे आप रैंडमली कोई भी डिवाइस चेक कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, इफ कमिश्नर हैज इंफॉर्मेशन और सफिशिएंट एविडेंस। अगर कमिश्नर को शक हो गया, मालूमात मिल गई, एविडेंस मिल गई कि सच रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन टैक्स फ्रॉड और टैक्स अवेजन, टैक्स अवेजन में इन्वॉल्व है, फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ही मे ऑथोराइज ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन काम कर सकते हैं। अल्लाह इससे बचाए हमें। AIR यानी ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू में कंडक्ट ऑडिट इवन इफ रिकॉर्ड वर अर्लियर ऑडिट बाय द ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो वो अगर पहले भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में वो रिकॉर्ड जा चुका है या पेश हो चुका है, वो दोबारा भी उसको देख सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट क्या होगा? ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू में आफ्टर ऑब्टेनिंग द रजिस्टर्ड पर्संस एक्सप्लेनेशन क्या करेगा? एक्सप्लेनेशन होगी उसकी ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड इन ऑडिट। जितने भी इश्यूज जो है वो रेज किए गए होंगे ऑडिट में, shall pass an order to impose correct tax including default, surcharge, penalty, recovery of amount and erroneously refunded। ठीक है, erroneously refunded का मतलब क्या हुआ कि गलती से FBR रिफंड कर चुका है, erroneously गलती से रिफंड कर चुका है, वो पैसे तुमसे वापस लिए जा सकते हैं और उसका हिसाब किताब आपसे मांगा जा सकता है। ये दोनों काम हो सकते हैं। क्लियर बच्चों?
तो दिस इज व्हाट वी कॉल द, डन हो गई जी बात, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न, ये वाला काम क्या हुआ, ये सारा था एक्सेस ऑफ रिटर्न। यहां तो मुख्तसरन खलासा देखा नहीं ना किया क्या गया है, तो यहां ये बात की गई है कि आपसे रिकॉर्ड मांगा जा सकता है और वो आपको पेश करना पड़ेगा। आपका जो रिकॉर्ड है अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो आपका वो कंप्यूटर आपसे लिया जा सकता है, उससे डेटा एक्सेस किया जा सकता है। और अगर कमिश्नर को शक हो गया है तो वो इन्वेस्टिगेशन कॉल कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन में जब एक्सप्लेनेशन कॉल होगी और अगर साबित हो गया कि कुछ गड़बड़ है तो वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, वो पैसा वापस मांग सकते हैं, और अगर गलती से उन्होंने कोई रिफंड किया हुआ है तो उसकी भी आपसे रिकवरी कर सकते। क्लियर जी? अब चलते हैं आगे, बात क्या आ गई, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स। कहते हैं ऑथोराइज ऑफिसर इन लैंड इफ कंसीडर इट इज नेसेसरी मे टेक अ सैंपल ऑफ गुड्स। तो मेरे ख्याल में ये हेडिंग चेंज नहीं किया मैंने, ये बेसिकली है हेडिंग है सैंपल ऑफ गुड। एक बंदा आता है कहता है जी मेरा ना ये टीन का पैक बनाने पे बड़ा खर्चा आता है और इसकी इनपुट में मैं चीनी इस्तेमाल करता हूं बड़ी हाई लेवल की, और इसके अंदर कोको बीन्स का पानी डलता है जो मंगवाना पड़ता है अमेरिका से, और इसके अंदर स्टील लगता है बहुत ज्यादा बोतल बनाने में, और इसके अंदर मैं थोड़ा सिंकिया भी डालता हूं, ठीक है, थोड़ा सिंकिया भी डालता हूं, सिंकिया समझे नीला तोता, वो भी मैं डालता हूं, नीला है ना, अच्छा, तो मैं ये भी डालता हूं, और मैं इसके अंदर थोड़ा फर्नेस ऑयल भी डालता हूं। क्या डालता हूं? फर्नेस ऑयल भी डालता हूं, ये इनपुट डाल के भेज देता। अब ऐसी सूरत में जब उस बंदे ने दावा कर दिया कि इसमें स्टील भी मेल्ट करके डाला जाता है, चीनी भी डाली जाती है, कोको बीन्स भी डाले जाते हैं, उसके साथ फर्नेस ऑयल भी डाला जाता है, तो अब ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू के पास बस एक ही हल रह गया कि क्या करें, इसका सैंपल लेने से पता लग ही जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ। वो इसकी रीप्रोसेस या री इंजीनियरिंग करवा लेगा किसी लैब से जाके, और वो बता देंगे कि जनाब ये झूठ बोल रहा है, ना तो इसमें सिंकिया मिला हुआ, ना इसके अंदर फर्नेस ऑयल का कोई रोल है, सिंपल 3 चमचे चीनी है, उसके अंदर कोको बीन्स का पानी है और सिट्रिक सोडा डाला हुआ है, बस ये तो चीज है इसके अंदर, तो बंदा पकड़ा जाएगा। तो कहता है कि वो क्या कर सकता है, वो सैंपल ले सकता है इस पर्पस के लिए। तो डिटरमिन द लायबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, उसकी वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए और कोई अदर रीजन की बुनियाद पे वो क्या कर सकता है, सैंपल ले सकता। अच्छा, वो जो सैंपल लेके जाएगा तो जाहिर बात है वो पता ले लेंगे पेप्सी के 4 ट्रक ही ले गया, वो भी हद कर सकता है कि नहीं कर सकता, दोनों पार्टीज को बचाना है। तो वो कहता है कि लायबिलिटी का अंदाजा करने के लिए, लायबिलिटी जाहिर पता लगेगा इतनी कॉस्ट आई, इतनी इनपुट डली, इतने की आउटपुट बिकी, तभी लायबिलिटी पता लगी। तो इसमें इनपुट आउटपुट का अंदाजा करने के लिए क्या किया जा सकता है, सैंपल लिया जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को असेस किया जा सकता है, कोई और भी रीजन हो सकती है। तो सैंपल ड्रोन शेल भी कितना होना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन इतनी क्वांटिटी जो सफिशिएंट हो प्रॉपर एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए। ये नहीं है कि वो एक कैन उठा के आ जाए, हो सकता है 2 या 4 या 5 एक कंटेनर की जरूरत पड़े, क्या हाल है, तो इतना को, और इतना भी नहीं कि 4 ट्रक ही उठा के ले जाए, तो 4 कंटेनर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं जी, जा रहे हैं सैंपल के पास, तो सैंपल ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। देन क्या है, देखिए कैसा अफसर है ना, गुस्से में, आंखों से निकल रहा नहीं तो नाक से निकल रहा है धुआं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, गंदा लग रहा है यार, छोड़ो। अच्छा, at the time of taking sample the person is in possession of the goods shall be informed and given opportunity to sign the representative sample so drawn and take corresponding sample for own record। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सैंपल लो
तो रिप्रेजेंटेटिव के साइन होने चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सैंपल आप लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, और बकायदा उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए जो भी सैंपल आपकी पोजेशन में, वरना अदरवाइज मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे भी ब्रदर इन लॉ जो बहनोई जो है वो इनकम टैक्स में है, रेवेन्यू अफसर है, तो मैं उनसे कहूँ जी कि 4 लायर इन द सैंपल तो फाड़ ले आना रात सिटी को पुराने रिम लगे हुए, तो वो ये हाँ यार सैंपल आ गया ठीक है, स्टेपनी का कहीं और से ले लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सैंपल लिया और मसला हाल बच्ची की शादी है तो जनाब पेप्सी का जाके सैंपल का ट्रक ले आए, तो ये नहीं है। वो जो भी आप सैंपल लेंगे वो आपकी पोजीशन में जो होगा उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस बंदे को जिससे आप ले रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के साइन हो सैंपल के ऊपर, क्यों, और वो पैक होना है एक रैपर में, एक डब्बे में, उसको साइन हो ये वही वाला, तो फिर रास्ते में बदला भी तो जा सकता है, उसकी सील कमिश्नर या कोई जिम्मेदार बंदा खोले। एनी सैंपल टेकन अबव शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर रिसिप्ट्स, यानी उसकी रसीद देनी होगी, एक कॉपी ऑफ ईच ऑफ विच शैल बी केप्ट इन रिकॉर्ड। कौन रखेगा रिकॉर्ड में? रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि उसको कल को वो वापस भी तो चाहिए होगा। अगर फर्ज करें वो एयर कंडीशनर है तो वो तो महंगा है ना, आपने जो देखना है देख ले, उसके बाद वापस कर दे उसको, वो बेचे अपना कारोबार करे। लायरिंग है तो लायरिंग जो है बाद में वापस करे, उसकी सेल होगी, उसकी कॉस्ट आ रही है। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो ये सैंपल वाली बात होगी। अच्छा, तो हेडिंग सॉरी यार मैंने बदला नहीं, वो पुरानी स्लाइड को पेस्ट किया तो पुराना ही आ गया। अच्छा, अब बच्चों ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स, अक्सर होते हैं रिश्तेदार ना आपस में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, लायर में कोई चीज दे दीजिए तुम, अब वो 8,000 का रेट है और वो 4,000 देगा, तो रिश्तेदार है। अब इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर क्या करेगा? द कमिश्नर आर OIR इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन हु आर एसोसिएट। लग नहीं गया आपको एसोसिएट? ये तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मे डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, के अगर तुम सही नहीं बता रहे तो वो डिटरमिन कर दे। ऐसा कब होता है? देखिए छोटी छोटी चीजों में नहीं होता, जैसे ये बोतलें, कोई एक कंटेनर ले गया, कोई बात। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने घर बनाया और घर अपने रिश्तेदार को दे दिया। अब ये बढ़िया आर्टिकल है, उसकी मालियत 2.5 करोड़ है, उसने 1 करोड़ लिखा और उसको हैंड ओवर कर दिया। अब यहाँ पे उसकी है कि ये तो आउटपुट ही देखे ना, सालों में प्रोजेक्ट की आउटपुट तो सालों में आती है, और वहां पे अगर बेईमानी हो जाए तो फिर कहां से कमाएंगे आप टैक्स? लिहाजा ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में आपको बाकायदा तौर पे हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि आप इसको कैसे डील करेंगे। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, कोई चीज मुश्किल? अच्छा, फिर क्या होना चाहिए? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस रिगार्डिंग दिस, एंड देन डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्या, हर चीज की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है मैं इनको यहां ना वाइंड अप कर दूं आज, वो एरिया बाद में कवर कर लेते हैं, वो एरिया बाद में कवर कर लेते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो यहां पे ना ट्रांजैक्शंस वाले इशू के बाद यहां